Good morning, all of you. Dear students, welcome to our A1 Education. स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है बीकॉम थर्ड ईयर का रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ये जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको आज से हम लोग जो है करने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग जो है बेसिकली इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को ब्रीफ में टू द पॉइंट जो है आप तक पहुंचाने का हम लोग कोशिश करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारा रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन. तो बेसिकली अगर इस सब्जेक्ट के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है. हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से ग्रो करता गया, किस तरीके से सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप द रूरल एरियाज. सो रूरल एरियाज़ को पूरा डेवलप करने के लिए एंड व्हाट इज़ द कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट एजेंसीज टू डेवलप द रूरल एरिया. तो इन सभी चीज़ों की मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है. इसमें काफ़ी कुछ जनरल नॉलेज जो है आपको इसमें मिलने वाली है. सो वन बाय वन जो है इसके सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स हम लोग इसको देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन. सो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी. व्हाट इज़ द नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट. हमारे देश में भारत की जो रूरल इकोनॉमी है, दो टाइप की इकोनॉमी वीक हम लोग पूरे इंडिया की इकोनॉमी को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक हम बोल सकते हैं इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे जो गांव हैं, जो गांव दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ की इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है. और दूसरा हम लोग कह सकते हैं इंडियाज़ अर्बन इकोनॉमी. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी. भारत की रूरल इकोनॉमी के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है बात करेंगे. एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल एरिया को डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड दैट. तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और दूसरा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखिए आपको कोट्स में गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं. इंडियाज़ रूरल इकोनॉमी इज़ ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, indebtedness, population explosion, अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग, लो प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में, इस कोट्स में ही हमें काफ़ी सारे फीचर्स बता दिए गए हैं इंडियन रूरल इकोनॉमी के बारे में, कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो पॉवर्टी से भरी हुई है, गरीबी है हमारे देश के रूरल एरियाज़ में, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है, इंडेटेडनेस यानी कि स्टूडेंट्स जो किसान हैं वो लोन ले लेते हैं और उस कर्ज के तले वो दब जाते हैं, वो अपना कर्जा जो है वो नहीं चुका पाते हैं. देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से रूरल एरिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है. अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग यानी कि पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ से कोई रिजल्ट ना निकले. जैसे अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो रिचुअल्स, ये जो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल शादियों में पैसा खूब खर्च करते हैं, मुंडन में खर्च करते हैं, या फिर कोई और संस्कार कुछ भी करना हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे जो है खर्च किए जाते हैं. सो क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट एंड स्टेट द नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रूरल एरिया को जो है अच्छे से डेवलप करें. स्टूडेंट्स देखिए, आज भी अगर हम कहेंगे इंडिया जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है एंड एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी. सो फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अवर एग्रीकल्चरल सिस्टम. इफ एग्रीकल्चरल सिस्टम विल गेट डेवलप, that means our rural economy will also get benefited. So one by one we will see all the different features. तो question answer है The main features of India's rural economy are as follows. जब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फीचर्स की बात करते हैं, आपको एग्ज़ाम में जो है इसके मेन जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो इसके जो टैगलाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, वो अच्छे से आपको याद रखना है. सबसे पहला फीचर है डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़. यानी कि इंडिया का जो रूरल इकोनॉमी है, यानी कि हमारे देश के जो गांव हैं, ये बेसिकली किसके ऊपर निर्भर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यस, दीज पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एज वेल एज द अलाइड एक्टिविटीज़.
एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, अलाइड एक्टिविटीज़ यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बाकी अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइक फिशिकल्चर हो गया, पिसिकल्चर में हम लोग एक्वाकल्चर जैसे मछली पालन वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन वगैरह, देन हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर मीन्स शहद का प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मेन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। सो our rural economy is dependent upon the agriculture and allied activities। तो इसमें जो important point आप ध्यान में दे सकते हैं, about 49% of the working population of the country and almost all working population of rural areas is dependent for its livelihood on agriculture and its allied activities। कहने का मतलब हमारे देश का कुल मिलाकर के 49% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी काम नहीं करते हैं, यानी कि हमारे देश में जितने लोग काम करते हैं उनमें से 49% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जो एरियाज़ हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटीज़। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंटली एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 48.9% ऑफ द लेबर फोर्स। अगर हमारे देश में 100 लोग काम करते हैं तो 48.9% लोगों को जो नौकरी, जो काम, रोजगार जो मिलता है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 17.4% ऑफ जीडीपी। हमारे देश का जो कुल जीडीपी है, जो टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना एरिया है, कितना उसका शेयर है, दैट इज 17.4%। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन हम सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट द पॉवर्टी। पॉवर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे रूरल इकोनॉमी का। हमारे जितने भी गांव हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, रूरल इकोनॉमी है, वहाँ के लोग गरीब हैं, अभी भी वो पॉवर्टी से जो है जूझते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यही लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ रूरल पॉवर्टी लाइन वॉज ड्रॉप टू 25.7% in 2011-12 as compared to 41.8% during 2004 and 5। यानी कि ड्यूरिंग 2004 एंड 5 जितना भी हमारे रूरल एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 41% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन थे। अब ये चीज़ थोड़ा बेटर हो गया है। अब नाउ एज पर 2011-12 सेंसस 25.7% ऑफ द पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये एक तरीके से अगर हम इसको समझें, छिपी हुई बेरोजगारी, इसको हम लोग कह देते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि कई सारे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, एक ही खेतों में कई सारा जो है लेबर फोर्स आकर के काम करता है। तो यानी कि एक जैसे फॉर एग्जांपल 1 एकड़ ऑफ लैंड में जहां पर 5 मजदूर की ज़रूरत है, बट वहीं पर 10 मजदूर अगर काम करते हैं और पर जो एक्स्ट्रा मजदूर जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो होती है, तो ऐसी सिचुएशन को जो है हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एक तरीके से छिपी हुई बेरोजगारी होती है। तो रूरल इकोनॉमी में ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एक बहुत बड़ा इशू है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, comprehensive disguised unemployment does exist in rural areas of the country। Disguised unemployment is the situation when marginal productivity of labor is negligible, zero or negative। जो marginal productivity है यानी कि extra production done by each employer या फिर each laborer, when it becomes zero or minimum, then it will be termed as a disguised unemployment। Now the next important feature of rural economy is the seasonal unemployment। स्टूडेंट्स, जो खेतों में जो मजदूर काम करते हैं, जो किसान काम करते हैं, उन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर होता है ये बेसिकली सीजन्स के ऊपर डिपेंड है। किसी 2 सीज़न में तो हमें काम मिल गया, फिर बाकी जो सीज़न में जो है, जब अगर मान लीजिए मॉनसून अगर प्रॉपरली नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, तो फिर किसानों को जो है फिर खाली हाथ फिर उनको बैठना पड़ता है, फिर उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं रहता। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है रूरल इकोनॉमी में। सो
The farmer is generally engaged in agriculture for 3 to 4 months, that is July to October, and remains idle during rest of the year. So 3 से 4 महीना जब मानसून में अच्छी बारिश होती है तब तो इनको काम मिलता है, बट उसके बाद पूरा महीना जो है स्टूडेंट्स ये बेरोज़गार बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है रूरल इकोनॉमी का। Now the next important feature of rural economy is that is the lack of infrastructure. स्टूडेंट्स, शहरों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, सड़कें हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी अच्छा है। बट रूरल इकोनॉमी में, रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जो है आज भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते जो है किसान जो भी प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को टाइम टू टाइम जो है जहाँ पर भी उसको पहुँचाना होता है, लाइक फैक्ट्रीज एक्सेट्रा या फिर किसी प्रोसेसिंग यूनिट्स में, वहाँ तक उसको हम लोग टाइमली बेसिस पर नहीं पहुँचा पाते हैं। तो आज भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। द एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडस्ट्रीज कुड नॉट बी डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन विलेजेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। नाउ नेक्स्ट जो फीचर है रूरल इकोनॉमी का वो है इनडेटेडनेस। इनडेप्टेडनेस का मतलब किसान जो है एक्चुअली रूरल एरियाज़ में हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से है, वहाँ पर अभी भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की कमी है, बैंक्स की कमी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो किसान होते हैं वो लोकल जो मनी लेंडर्स हैं उनसे पैसा उधार में लेते हैं और फिर बाद में वो जब लोकल मनी लेंडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो उस हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के कारण दिक्कत ये हो जाती है कि किसान उस लोन को चुका नहीं पाता और फिर वो एक विशियस सर्कल में फंस जाता है। तो ये इनडेटेडनेस हमेशा एक प्रॉब्लम रही है। Rural economy is generally dependent on credit. About 50% of farmers still prefer to take loans from rural money lenders, महाजन्स और big farmers. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। Now next जो important feature है students, that is इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अगर हम रूरल इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे किसान हैं, कुछ ऐसे ज़मींदार हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ ऐसे किसान हैं जो किसी दूसरे की ज़मीन पर जो है मजदूरी करते हैं। तो अमीर हैं तो आपको बहुत अमीर किसान भी मिल जाएंगे, गरीब है तो बहुत गरीब किसान भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है, आर्थिक जो असमानताएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आरबीआई का एक स्टडी है। अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाय आरबीआई, 24% of rural household in India has 1.5% share in total assets. मान लीजिए रूरल इकोनॉमी का जितना भी टोटल एसेट है उस टोटल एसेट में 24% जो लोग हैं उनके पास केवल 1.5% के एसेट्स हैं। फिर उसके बाद 57% ऑफ हाउस होल्ड्स हैड 12% ऑफ शेयर्स इन टोटल एसेट। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है। और कुछ 8% हाउस होल्ड्स हैं, केवल 8% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने 46% ऑफ टोटल एसेट्स को जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में किस तरीके से रूरल इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत बड़े लेवल पर हैं। सो दिस इज़ अ मेजर इशू। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रूरल इकोनॉमी इज़ द लैक ऑफ कैपिटल। किसानों को फंड्स की हमेशा कमी होती है एंड बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे ऑलवेज द मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिलक्टेंट टू गिव क्रेडिट टू दीज फार्मर्स और द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. So capital is a big problem. Lack of capital is a big issue. So the level of income is very low in rural area due to poverty and unemployment. Hence maximum share of income of the villagers is used for consumption. और किसान जो भी कमाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा जो है खाने पीने में खर्च हो जाता है, वो कुछ सेव नहीं कर पाता, यानी कि उसकी सेविंग्स लगभग निल होती हैं और जब सेविंग्स उसकी निल होती हैं तो फिर वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं कर सकता. So students, the next important feature is unproductive expenditure. When I say unproductive expenditure, so rural areas में जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर रूरल जो हाउस होल्डर्स हैं, ये लोग स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे चीज़ों में पैसा इतना खर्च करते हैं जो एक तरीके से वेस्टेज होती है. सो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक मैरिजेस, डेथ, मुंडन एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों में ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट फीचर इज़ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन.
स्टूडेंट्स बेसिकली ये देखा गया है कि जब एक गरीब परिवार में, जैसे इंडियन रूरल इकोनॉमी इज़ अ पॉवर्टी लेड इकोनॉमी, तो यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो जब एक गरीब परिवार में जनरली लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ही ज़्यादा काम करेंगे और उतना ही लोगों का पेट भर सकता है। तो इसलिए ये लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे कि हमें एक छोटा परिवार होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक पॉपुलेशन रेगुलरली जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है रूरल इकोनॉमी में। सो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सो द बर्थ रेट इन रूरल एरियाज इज़ वेरी हाई। मेजॉरिटी ऑफ विलेजेस डोंट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज ड्यू टू इलिटरेसी। सो अशिक्षा के कारण, इलिटरेसी के कारण लोगों को नहीं पता कि एक छोटे परिवार के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़। जनरली स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा इशू गांव विलेज एरियाज़ में ये भी आ जाता है कि जो वहाँ का जो यूथ है, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लिख जाता है तो दे जनरली टेंड टू माइग्रेट टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज़। वो विलेज एरिया में नहीं रहना चाहते हैं, उनका एग्रीकल्चर में मन नहीं लगता है। तो ये भी एक इशू है। तो इसलिए आज अगर देखेंगे देश में ऐसे कई सारे गांव आपको मिलेंगे जहां पर केवल और केवल ओल्ड एज्ड पीपल ही आपको मिलेंगे। वो पूरे गांव जो है, जो युवा है, जो यूथ है, उस यूथ से आपको खाली मिलेगा। उस गांव में जाएंगे तो आपको जो यंग लोग हैं उनकी बहुत कमी आपको देखने को मिलती है। So there is vast unemployment in rural areas, hence villagers keep migrating every year to urban areas. Now urban areas and big cities in search of employment, तो ये भी एक बहुत बड़ा issue है। Now the next feature is the low productivity. लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि रूरल एरियाज़ में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसलिए अगर आप एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उससे कई कम प्रोडक्शन हमारे देश में जो है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड होता है। सो लो प्रोडक्टिविटी इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल इंडियन इकोनॉमी। So the level of per hectare production in the economy is very low. So in spite of green revolution, the per hectare production of various crops in India is less as compared to USA, Canada, China and other countries. तो इन देशों के मुकाबले अगर भारत की जो प्रोडक्टिविटी अगर आप देखेंगे पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, that is very very less as compared to these countries. Now the next बाकी जो important features हैं, the other characteristics हैं, इसमें आप 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। द लेवल ऑफ लिटरेसी इन रूरल एरियाज इज़ वेरी लो। रूरल एरियाज में लोग पढ़े लिखे आपको कम मिलेंगे। देर आर रैम्पेंट मिसबिलीव्स इन विलेजेस, यानी कि गाँव में अंधविश्वास आपको बहुत मिलेगा। चाइल्ड मैरिज इज़ कॉमन फिनोमिना इन रूरल एरियाज। देर आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन विलेजेस रिगार्डिंग कास्ट रिलीजन। कास्ट और रिलीजन को लेकर भी रूरल एरियाज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोच होती है लोगों की। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देख लिए। नाउ इसी में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था कि रूरल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। सो टॉपिक इज़ नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, अगर रूरल एरिया डेवलप होता है दैट मीन्स हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा, और अगर हमारे देश का एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है तो फाइनली आता तो एग्रीकल्चर से ही है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कारण फिर हमारे इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होगा, और उस रॉ मटेरियल के प्रॉपर सप्लाई के कारण हमारा इंडस्ट्री भी जो है स्टूडेंट्स वो डेवलप होगा। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ अचीव्ड हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द कंट्री हैज़ डन कमेंडेबल प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ सेवरल हिंड्रेंसेस। The progress done in the sphere of heavy industries, telecommunication, atomic energy, space, electronics is really laudable. तो यानी कि आज़ादी के बाद इंडस्ट्री में, एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस में, यहाँ पर तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है, बट एग्रीकल्चर में, रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स अभी भी ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल इन अ सेंस यहाँ पर सरकार को आगे आना पड़ेगा, कई सारे स्कीम्स चलाने पड़ेंगे, तभी जाकर के जो है रूरल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। हम बेसिकली इस किताब में आने वाले क्वेश्चंस में ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिसकी वजह से जो है रूरल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है। फिर आगे लिखा है स्टूडेंट्स,
Today, the country is capable of manufacturing machine tools and equipments needed in important areas such as irrigation, electricity, transport, telecommunication, electronics, computer, and mining. This is not an ordinary achievement. Yes, इंडिया ने ओवर द टाइम काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है. आज हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उन सभी को हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने वर्ड्स में भी जो है इसको आप लोग लिख सकते हैं. बहुत ही जनरल सी बातें यहाँ पे बताई गई हैं. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन दैट इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड इन सेवरल एरियाज आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद इंडिया कई सारे एरियाज में जो है अच्छे से इसने प्रोग्रेस करी है. अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं. The concentration of economic power has increased during last 5 decades. Regional disparities and unemployment has also increased. अगर स्टूडेंट्स हम लोग पिछले 5 डिकेड्स में, यानी कि इफ़ यू गो टू द पास्ट 50 ईयर्स, तो उसमें हमने ये देखा है कि हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटीज़, यानी कि एक राज्य बहुत अच्छे से अगर मान लो डेवलप्ड है तो दूसरा स्टेट जो है वो कम डेवलप्ड है. और स्टेट के अंदर भी कुछ लोग, कुछ ज़मींदार अगर काफ़ी रिच है, एफ्लुएंट है, तो बाकी कुछ किसान बहुत ही ज़्यादा गरीब है. तो इस तरीके से रीजनल डिस्पैरिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेगा. फिर आगे लिखा है, पर्सनल इनकम डिस्पैरिटीज़ हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू डेवलपमेंटल वर्क. नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये डायरेक्टली ये वाली बात बोल सकते हैं, आज इंडिया जो है, आज हमारा देश जो है, ये 2 टर्म्स में ये डिवाइड हो गया. एक है भारत यानी कि रूरल इंडिया, और एक है इंडिया यानी कि अर्बन इंडिया. जब भी हम भारत बोलते हैं तो हमारे दिमाग में वो रूरल एरियाज़ आ जाते हैं जो हमारे देश के हैं, गांव वाले इलाके. और जब मैं इंडिया कहता हूँ, दैट मीन्स व्हाट, कि ये हम लोग अर्बन एरिया को जो है ये सिग्निफाई करता है. On the one hand, the the country's 58% population which lives in India is leading a life of scarcity. एक तरफ अगर हम जब भारत बोलता हूँ तो हमारे देश की 58% जो जनसंख्या है वो गरीबी में जी रही है. और दूसरी तरफ जब मैं इंडिया कहता हूँ, इंडिया यानी कि अर्बन पॉपुलेशन डू नॉट हैव एनी शॉर्टफॉल ऑफ मॉडर्न एमिनिटीज़ एंड लग्जरी कंज्यूमर गुड्स. और जब हम इंडिया बोलते हैं तो ये ऐसा देश के वो शहर हैं जहाँ पर लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो सभी अच्छी सुख सुविधाओं में जो है स्टूडेंट्स वो जी रहे हैं. बाकी स्टूडेंट्स बहुत ही जनरल सी इन्फॉर्मेशन है कि अर्बन एरियाज़ में वी आर हैविंग टेलीविज़न, कार, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा. तो ये बहुत जनरल सी बातें हैं. देन आगे आप लिख सकते हैं, Village is the basis of Indian economy. More than half population of the country lives in villages. Since Indian agriculture and the villages are backyard, hence country is backward. हमारा agriculture, हमारे village, क्योंकि ये दोनों backward हैं, इसलिए हमारा देश भी जो है स्टूडेंट्स इसको हम लोग backward बोल सकते हैं. और हमें चाहिए कि आने वाले समय में हम भारत और ये जो इंडिया जो टर्म है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, इसको हम धीरे धीरे कम करें. तो यानी कि इस तरीके से कम करें कि विलेज भी जो है अच्छे से उनको सभी एमिनिटीज़ मिले और अर्बन एरियाज़ के जैसे वो भी एक अच्छी लाइफ को जी सके. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है.